हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं मस्ट रीड बुक सीरीज में साइकोलॉजी ऑफ मनी का संक्षिप्त हिंदी अनुवाद। हमने अब तक इसके 4 भागों में अध्याय 15 तक सुन लिया है। आज 5वें और अंतिम भाग में हम शुरू करते हैं अध्याय 16 से। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। अध्याय 16, आप और मैं। आप हैं और मैं। फाइनेंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा झूठ ये समझाया गया है कि हर चीज की हर किसी के लिए वैल्यू एक समान है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। एग्जाम्पल के लिए गूगल का स्टॉक। आपको यदि गूगल का स्टॉक 30 साल के लिए लेना है तो आप लॉन्ग टर्म व्यू देखेंगे। 10 साल के लिए लेना है तो आप मध्यम टर्म देखेंगे। परंतु आप यदि डे ट्रेडर हैं तो आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको बस रैली देखनी है और वो स्टॉक किसी को टिका देना है। तो इस स्टॉक की वैल्यू सबके लिए अलग अलग है। परंतु हम इस सिंपल सी बात को भूल जाते हैं। हमने पहले अध्याय में देखा कि कोई भी पागल नहीं है। फिर क्यों लोग लालच में पड़ते हैं और बहुत महंगे स्टॉक खरीद लेते हैं? याहू के स्टॉक 1999 में बहुत ही अनरियलिस्टिक वैल्यूएशन पर चल रहे थे। .com बबल ने बहुतों को बर्बाद कर दिया था। आखिर ऐसा क्यों? वो इसलिए कि हम कभी ये फर्क नहीं कर पाते कि जो आपके लिए सही है वो मेरे लिए सही नहीं भी हो सकता। इसीलिए हम सभी की फाइनेंशियल वैल्यूएशन की हर चीज की लेकर अलग अलग होनी चाहिए। यदि आपके लिए किसी चीज की वैल्यू 100 रुपये है तो मेरे लिए वो 10 की भी हो सकती है और 1000 की भी। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपने टाइम हॉराइजन को समझना और जानना। बाकी लोग जो गेम खेल रहे हैं वो आपका है भी कि नहीं, ये भी आपको समझना चाहिए। यदि उनका गेम आपसे भिन्न है तो आपका इन्वेस्टमेंट उनके जैसा नहीं हो सकता। इसीलिए मात्र इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए जो सही है वो इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट में निराशावाद की भी आवश्यकता है। वो ही हमारा अगला अध्याय है। अध्याय 17, निराशावाद का प्रलोभन। नेगेटिव सोच सिर्फ सकारात्मक सोच से ज्यादा आम नहीं है, ये उससे ज्यादा स्मार्ट भी लगती है। ये आपको बुद्धिमत्ता के तौर पे बंधे बना लेती है और हम इस पर सकारात्मकता से ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप किसी को ये बताएंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो या तो आपसे वो दूर हो जाएंगे या आपको उलझन भरी निगाहों से देखेंगे। यदि आप किसी को ये बताएं कि उन पर खतरा है तो आपको उनकी पूरी अटेंशन मिलेगी। डैनियल कनीमैन कहते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस और एक्सपीरियंस के पावर के बीच की असमानता का एक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। ऑर्गेनिज्म खतरों को अवसरों से ज्यादा जरूरी मानकर काम करते हैं। उनके जीवित रहने और रिप्रोड्यूस करने के मौके ज्यादा बनते हैं। जैसे कोई भी नेगेटिव इवेंट हमें किसी भी पॉजिटिव इवेंट के मुकाबले ज्यादा प्रभावित करता है। जैसे किसी का हमें किसी बात पर टोक देना, बिल्ली का रास्ता काट जाना, पूजा करते करते दिया बुझ जाना आदि। ऐसे नेगेटिव थॉट्स उत्पन्न करते हैं जो शायद पॉजिटिव इवेंट उतनी शक्ति से हम लोगों पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाते। 2000 में जब तेल के मूल्य बढ़े, कुछ खास तरह से तेल निकालना इकोनॉमिकली संभव हो सका। आवश्यकता आविष्कार की जननी है और मानवता अनंत रूप से इनोवेटिव है। लोग बाधाओं और समस्याओं को
नए समाधान के साथ जवाब देते हैं। खतरों के साथ हम उनके समाधान भी खोजते हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री का ये एक कॉमन प्लॉट है जिसे अक्सर नकारात्मक विचारक द्वारा भुला दिया जाता है। प्रोग्रेस धीमी होती है, लेकिन झटके और आपदा जल्दी और ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। रातों रात बहुत सारी संधियां होती है, लेकिन शायद ही कभी रातों रात चमत्कार होता है। ग्रोथ बनती है कंपाउंडिंग से, जो कि हमेशा समय लेती है। डिस्ट्रैक्शन एक सिंगल फेलियर से भी हो सकता है, जो कि कुछ सेकंड्स में हो जाते हैं। और कॉन्फिडेंस लूज होना, वो भी एक झटके में हो जाता है। इसीलिए निराशावाद सकारात्मकता से ज्यादा बड़ी शक्ति है। अध्याय 18। जब आप सब कुछ मान लेंगे। मान लीजिए एक एलियन 2007 में न्यूयॉर्क शहर के ऊपर आता है और वो देखता है कि सभी लोग न्यू ईयर का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। सब मजे में हैं, इकोनॉमी चल रही है, लोग खुशी में हैं, फैक्ट्रीज हैं और उनमें काम हो रहा है। वो ही एलियन फिर 2009 में आता है और वो ही सब देखता है। लोग खुश हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनमें काम हो रहा है, फिजिकली कुछ चेंज नहीं हुआ है। परंतु फिर जब वो स्टैटिस्टिक्स देखता है तो 2007 के मुकाबले 2009 में यूएस हाउस होल्ड्स $16 ट्रिलियन पुअर हो गए थे। 10 मिलियन अमेरिकन लोग बेरोजगार थे, क्योंकि 2007 में लोग मानते थे कि हाउसिंग प्राइस सही है, मॉर्गेज प्राइस सही है, मार्केट ने प्राइस में रिस्क को सही फैक्टर किया है। परंतु 2008 के सब प्राइम क्राइसिस ने बताया कि मॉर्गेज ने रिस्क को सही फैक्टर नहीं किया था। लोग अब इस स्टोरी को नहीं मानते कि मार्केट सही प्राइस बताता है। फिजिकली ना फैक्ट्रियां कम हुई ना लोग, परंतु फिर लोगों का विश्वास मार्केट से उठ गया। इसलिए बिना कुछ फिजिकली चेंज हुए 2007 के मुकाबले 2009 में अमेरिकन इकोनॉमी डूब गई। जर्मनी में 1945 में युद्ध के चलते मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तबाह हो गई थी। 2000s में जापान में लोग बूढ़े हो गए थे, परंतु यूएस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर भी 2007 से 2009 में इतनी तबाही मच गई क्योंकि लोगों का मार्केट की स्टोरी पर से विश्वास उठ गया था, क्योंकि लोगों ने इसको सच मान लिया कि मार्केट की प्राइस सभी रिस्क को सही फैक्टर करता है। किसी ने भी इसको क्वेश्चन नहीं किया। हमें जो भी बताया जाता है हम उसे मान लेते हैं, क्वेश्चन नहीं करते, और यही हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। अध्याय 19। अब सभी एक साथ। आप लोग अब तक मेरे साथ इस स्टोरी को सुन रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब ये सारे नियम संक्षेप में एक साथ वापस से सुनिए। फर्स्ट, हमेशा विनम्र रहिए और दृढ़ रहिए। चीजें जीवन में कभी इतनी अच्छी या बुरी नहीं होती जितनी हम समझ लेते हैं। सेकंड, रेस्पेक्ट पावर ऑफ लक एंड रिस्क। कभी ये मत समझिए कि भाग्य हमेशा ही आपका साथ देगा। थर्ड, लेस ईगो मोर वेल्थ। आप जितना दिखावा कम करेंगे, आपके पास संपत्ति उतनी ही ज्यादा रहेगी। फोर्थ, अपने पैसे को ऐसे मैनेज कीजिए जो आपको रातों में आराम से सोने दे। वो रिस्क मत उठाइए जो आपको सोने ना दे, चाहे कोई और वो उठा भी क्यों ना चुका हो। याद रखिए, हम सब अलग अलग हैं। आप हैं और मैं। फिफ्थ, कंपाउंडिंग की पावर को पहचानिए। समय दीजिए चीजों को और अपनी इन्वेस्टमेंट को। सिक्स्थ,
पर याद रखिए, हम बदल जाते हैं, इसीलिए जैसे ही हम बदले हमारी इन्वेस्टमेंट भी अकॉर्डिंगली बदलनी चाहिए। कंपाउंडिंग 20-20 साल के 4 भाग में कीजिए। 7th, त्रुटि का मार्जिन रखिए, गलतियां होगी, ये जीवन का सतत नियम है। 8th, संपत्ति का अभिप्राय स्वतंत्रता से है। आपको अपनी स्वतंत्रता के लिए कितनी संपत्ति चाहिए, ये आपको तय करना है। 9th, नाइस बने, फ्लैशी नहीं। आपकी गाड़ी की इज्जत है, आपकी नहीं, इसलिए गाड़ी और बंगले के साथ साथ अपने आप पर भी ध्यान दें, क्योंकि आपको शायद गाड़ी या बंगले से ज़्यादा रेस्पेक्ट और एडमिरेशन की भी आवश्यकता है। 10th, सेव एंड सेव, जहाँ तक हो सके बचाएं। 11th, अपने जीवन की इन्वेस्टमेंट की कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें। नथिंग इज फ्री। 12th, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के एक्सट्रीम को अवॉइड करें। सब कुछ एक साथ एक ही बेट पर मत लगाएं। 13th, थोड़ा थोड़ा जोखिम ले और समय को अपना काम करने दें। धीरे धीरे वॉरेन बफे की तरह लगे रहें। याद रखें कि उनकी 99% वेल्थ 65 वर्ष की आयु में आई थी। 14th, अपने गेम को समझें। आप दूसरों के जैसे नहीं हैं। उनके लिए जो इन्वेस्टमेंट सही है वो आपके लिए सही हो, ये जरूरी नहीं है। 15th, डोंट बिलीव इन एवरीथिंग। हर स्टोरी को मानना भी सही नहीं है। रेस्पेक्ट द मेस। किसी को भी पूरी स्टोरी नहीं पता है। ये था इस मस्ट रीड बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी का मुख्य सार। यदि हम इन सभी नियमों को अपनी जीवन शैली में उतार लेते हैं तो हम पैसे के पीछे का मनोविज्ञान समझ पाएंगे और अपने पैसों का अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। अध्याय 20, कबूलनामा। इस लेसन में लेखक कुछ अपने फाइनेंशियल बिहेवियर और विश्वास को हाईलाइट करते हैं। हाउज़ल के फाइनेंशियल डिसीजन की एक ड्राइव है स्वतंत्रता। वो कम खर्च वाली एक्टिविटीज़ में खुशी खोजते हैं, जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग, पॉडकास्ट और लर्निंग। उनके पास कर्ज के पैसे लिया हुआ घर नहीं है। वो ये मानते हैं कि हो सकता है कि ये एक बुरा फाइनेंशियल डिसीजन हो, पर एक अच्छा मनी डिसीजन है क्योंकि इसमें कम से कम मन की शांति तो है। वो अपनी 20% एसेट्स कैश में रखते हैं, जिसमें उनके घर की कीमत शामिल नहीं है। वो एक सेफ्टी नेट बनाने के लिए और इमरजेंसी में अपने स्टॉक्स बेचने से बचने के लिए ऐसा करते हैं। चार्ली मुंगर कहते हैं, कंपाउंडिंग का पहला नियम ये कहता है कि इसमें बिना वजह के रोक टोक ना किया जाए। हाउज़ल अब किसी इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते। हाउज़ल ने सभी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में कर रखे हैं। कुछ लोग एवरेज मार्केट को आउट परफॉर्म कर देते हैं। ये बहुत मुश्किल है और जो ज़्यादातर लोग सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल। हर इन्वेस्टर को वो रणनीति चुननी चाहिए जिससे लक्ष्य पाने के सबसे ज़्यादा चांसेस हो। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म में लो कॉस्ट इंडेक्स फंड सबसे ज़्यादा रिटर्न देकर जाएंगे। आशा करती हूँ मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। मैं आगे भी ऐसी ही बेहद महत्वपूर्ण मस्ट रीड बुक्स का संक्षिप्त हिंदी अनुवाद आपके सामने पेश करती रहूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल निशा शास्त्री ऑडियो स्टोरीज पर, और साथ ही
आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम IamNish1992 पर मैसेज करके या स्नैपचैट निशा शास्त्री 24 पर मैसेज करके अपने सुझाव दे सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।